ठीक है वकील साहब, आप कल आ जाएं, हम बैठकर बात करते हैं। अर्चना ने कह तो दिया, पर सच यही था कि अभी भी वह अनिर्णय की स्थिति में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस स्थिति में उसे क्या निर्णय लेना चाहिए। मायके में कुल जमा 4 लोग थे, माँ, बाऊजी, बड़े भैया और वह। शादी के बाद वह अपने पति के साथ रह रही थी। उधर बड़े भैया भी शादी के बाद माँ बाऊजी से अलग अपनी गृहस्थी बसा चुके थे। 20 साल से उसके माँ बाऊजी छोटे से किराए के घर में अकेले रह रहे थे। चूंकि तीनों घर एक ही शहर में थे, लिहाजा मेल मुलाकात होती रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पिछले कुछ समय से माँ के गिरते स्वास्थ्य ने सबको चिंता में डाल दिया था। उम्र के इस पड़ाव पर बाऊजी भी काफी अशक्त हो चले थे। घर के सभी काम, उस पर माँ की देखभाल अब उनसे सधती ना थी। पहले वह माँ बाऊजी को अपने यहाँ बुलाकर कुछ दिनों उनकी देखभाल कर लेती थी। उन दोनों का मन भी थोड़े दिनों के लिए बहल जाता था, लेकिन घर गृहस्थी की बढ़ती जिम्मेदारियों की वजह से अब ये संभव नहीं हो पा रहा था। वैसे भी माँ बाऊजी को अब एक स्थायी सहारे की जरूरत थी। चूंकि मायके में कोई और था नहीं, इसलिए उसने बड़े भैया से बात करने का मन बनाया। देखो, अभी मेरे पास बहुत उलझने हैं। बच्चों की पढ़ाई का तगड़ा खर्च, तो ना ही मेरे पास पैसा है और ना ही इतनी जगह कि मैं माँ बाऊजी को रख सकूं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा तुम कहो तो महीने के कुछ रुपए मैं उन्हें दे सकता हूँ, वो भी अपने खर्चों में कटौती करके। बड़े भैया ने जैसे हाथ खड़े कर दिए। भैया, बात पैसे की नहीं है। क्या आप देख नहीं पा रहे कि माँ और बाऊजी बिल्कुल अशक्त हो चले हैं। इस उम्र में पैसे से अधिक उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता है, और हमारे सिवा उनका है ही कौन। आप तो जानते हैं कि अभी तक मुझसे जितना बना, मैंने उनकी देखभाल की, पर अब मुझ पर भी तमाम बढ़ती जिम्मेदारियों का दबाव है। अगर आप उन्हें अपने साथ रख लें, तो रही पैसे और दूसरी कोई भी मदद, तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी भरपूर सहायता कर सकूं। अर्चना ने बेचारगी से कहा। देखो, अगर तुम चाहो, तो मैं तुम्हारे पति से बात कर सकता हूँ। वैसे भी जब तुम्हें जरूरत पड़ती है, माँ बाऊजी महीनों तुम्हारे घर रुकते हैं, तो अब क्या हो गया? क्या अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है? भैया की व्यंग्यात्मक टिप्पणी अर्चना को चुभ गई। हाँ भैया, मानती हूँ कि माँ बाऊजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने आपके लिए कुछ कम किया है। फिर मैंने भी तो आज तक अपना बेटी धर्म ईमानदारी से निभाने का प्रयास किया है, मगर आपने तो। कहकर अर्चना ने एक लंबी सांस ली। भैया के मन में अपने लिए इतना जहर देखकर उसकी आंखों में दर्द उभर आया। क्या जरूरत पड़ने पर बेटी की मदद करना माँ बाऊजी का कोई गुनाह हो गया? उसने तो इस तरह की बातें कभी सोची ही नहीं। बचपन से माँ ने बड़े भैया को घर में एक विशेष दर्जा दिया। उनकी पढ़ाई की टेबल, उनकी जरूरत की कॉपी किताबें, उन्हें हॉस्टल में रखना आदि सब उनकी मर्जी के मुताबिक ही तय होता था। जबकि वह कैसे भी, कहीं भी अपनी पढ़ाई कर लेती थी। उसे कभी किसी विशेष सहूलियत की आवश्यकता नहीं पड़ी। सालों से घर के हर छोटे बड़े फैसले में बड़े भैया को आगे रख उनकी बात का सम्मान रखा जाता था। स्वयं बड़े भैया उससे कई बार कह चुके थे कि बेटा, तुम इस घर के मामलों में मत पड़ा करो। हम आपस में सब निपट लेंगे। तुम अपना घर संभालो, इस घर की और माँ बाऊजी की चिंता हम पर छोड़ दो। तो अब क्या हो गया? अब वे क्यों अपनी ही कही बात और जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं? फिलहाल वह इतना समझ चुकी थी कि भैया के मुंह से निकलने वाले ये शब्द असलियत में उसकी भाभी के दिमाग की उपज हैं। सब समझते हुए अर्चना ने आखिरकार खामोशी अख्तियार कर ली। बात आई गई हो गई थी, पर अर्चना की चिंता दिनों दिन बढ़ने लगी। एक बार नमन से बात कर देखूं। हो सकता है वे मेरी परेशानी को समझें। आखिर मैंने भी तो उनके घर वालों के लिए इतना कुछ किया है। सालों से इस घर और ससुराल के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। क्या मेरा इस घर में कोई हक नहीं बनता? माँ बाऊजी उसके साथ उसके घर में रहेंगे, तो उसकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ, थोड़ा काम बढ़ जाएगा, पर देखा जाएगा। सोचकर उसने पति से बात करने का निश्चय किया।
क्या मूर्खों जैसी बातें करती हो? अपने भाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर क्यों लेना? बेटे के रहते हुए लोग बेटी के पास रहें तो लोग क्या कहेंगे? आखिर सामाजिक नियम कायदे भी कोई चीज हैं? छूटते ही नमन ने सामाजिक मान्यताओं के नाम पर जैसे पल्ला झाड़ लिया। पर माँ बाऊ जी ने सदा ही वक्त पड़ने पर हमारी सहायता की है। आज उन्हें हमारी जरूरत है तो हमें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। भूल गए हमारे बच्चे के जन्म पर माँ ने आकर पूरी डिलीवरी अकेले संभाल ली थी। घर के कामों के अलावा मेरी और परी की देखभाल कितने अच्छे से की थी। अर्चना ने पुरानी याद ताज़ा करनी चाहिए। अरे, हर माँ अपनी बेटी के लिए ये सब करती ही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इस एहसान के बदले हम उनकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी ओढ़ लें, वह भी उनके बेटे के होते हुए, नमन ने बेपरवाही से कहा। ओह, अर्चना को रंचमात्र भी हैरानी ना हुई। इतने सालों से साथ रहते वह नमन को इतना तो जानने लगी थी, पर मन का एक कोना अभी भी इस भूल में था कि उसने हर मुश्किल परिस्थिति में नमन का साथ दिया है, तो शायद उसे निराश न होना पड़े। बहरहाल, अपनों द्वारा छली जा रही अर्चना इस समय भारी उलझन में थी। अपने जन्मदाताओं की फिक्र उसे अधमरा किए दे रही थी। कोई आसरा, कोई सहारा ना दिखता था। सपने में भी माँ बाऊ जी की चिंता उसे डराती थी। पूरी पूरी रात उसे नींद नहीं आती। हे भगवान, माँ बाऊ जी के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करना, वे कभी बेबस और लाचार ना हों। हमेशा स्वस्थ रहें, किसी की दया के मोहताज न हों। प्रार्थना करते हुए वह सिसक पड़ती। एक एक दिन बीता जा रहा था। माँ की बीमारी, बाऊजी की तीमारदारी और अर्चना की लाचारी बढ़ती जा रही थी। क्या करे, किसे अपनी व्यथा कहे, कौन है जो उसके जख्म पर मरहम रख सकता है? क्या कहीं भी माँ बाऊजी को इज्जत की दो रोटी नहीं मिल सकती? आखिरकार अर्चना ने एक कड़ा फैसला लिया। समाज और खानदान की परवाह किए बिना पास ही एक वृद्धाश्रम जाकर अपने माँ बाऊ जी के लिए बात कर सभी औपचारिकताएं पूरी कराई। मन में ज्यादा खुशी ना सही, पर आत्मसंतोष था कि अब माँ बाऊ जी बेसहारा तो ना रहेंगे। ऐसे में एक दिन उसे वह मनहूस खबर मिली कि माँ को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाते वक्त उन दोनों को एक जीप ने टक्कर मार दी। माँ ने तो सड़क पर ही दम तोड़ दिया और अस्पताल ले जाते जाते बाऊजी की सासों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। एकदम से आ पड़ी इस आपदा ने सभी को विस्मित कर दिया। जिसने भी इस खबर को सुना सन रह गया। नाते रिश्तेदारों में सभी की आंखें नम थीं। भाई भाभी तो फूट फूट कर रो रहे थे। नमन भी अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पा रहे थे। खुद उसके बच्चे भी नाना नानी को याद कर एक कोने में बैठे सिसक रहे थे। पर अर्चना की आंखों में एक बूंद आंसू ना था। पता नहीं, पर इस असह्य वेदना और दुख की घड़ी में भी उसके मन में जाने कैसी असीम शांति छाई थी। अपने इस कुकृत्य के लिए वह समाज और परिवार के कोपभाजन का शिकार भी हुई, पर उस पर किसी के व्यंग्य बाणों और तानों का कोई असर ना हुआ। परसों ही माँ बाऊ जी की 13वीं निपटी थी। बीच में एक बार वकील साहब आकर उससे मिलकर जा चुके थे। दरअसल माँ बाऊजी की इंश्योरेंस पॉलिसी के 10 लाख रुपए उसे मिलने थे, क्योंकि माँ बाऊजी ने उसे ही नॉमिनी बनाया था। आज माँ बाऊजी वाले किराए के घर को खाली किया जा रहा था। ज्यादा कुछ सामान तो था नहीं, बस रसोई घर में कुछ बर्तन और बरसों पुराना उनका पलंग और अलमारी, साथ ही कुछ छोटा मोटा सामान। कमरे के एक कोने में स्टूल पर करीने से लगी माँ बाऊजी की फोटो। ये फोटो उनकी जवानी के दिनों की थी, जिसमें बाऊजी के भव्य चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें और माँ की कजरारी, भोली चितवन देखते ही बनती थी। माँ की अलमारी देखते वक्त माँ की पसंदीदा साड़ी पर अर्चना की निगाह ठहर गई। ये साड़ी बाऊजी ने उन्हें शादी की 50वीं सालगिरह पर दी थी। लाल बूटों से सजी सुनहरे गोटे वाली यह साड़ी माँ को अत्यंत प्रिय थी। वह साड़ी उठाकर अर्चना ने अपने सीने से चिपका ली। पल भर को ऐसा महसूस हुआ कि मानो वह माँ के सीने से जा लगी हो। तभी उस साड़ी की तह से एक पर्ची सरकती हुई नीचे जा गिरी। कौतूहलवश अर्चना ने उसे उठाया। यह माँ के हाथों लिखी एक छोटी सी चिट्ठी थी, जिसे पढ़कर अर्चना की आंखों से अश्रुधारा बह चली। प्रिय बेटी अर्चना, हमारी जिंदगी की सांझ नजदीक है।
ईश्वर ही जाने की कितनी और सांसों की मोहलत बची है हमारे पास बेटी। हमारी कोई वसीयत नहीं है जिसे हम तुम बच्चों के नाम करके जा सकें। मगर संस्कारों की जो दौलत मैंने तुम्हें दी थी, तुमने आज तक भली भांति सहेज रखी है। उसके अलावा जाने अनजाने तुमने एक माँ की पूरी विरासत अपने अंदर संजो ली, जो प्रतिपल मैंने तुम्हारे कर्मों के रूप में साकार होते हुए देखी। कितनी विचित्र बात है कि वसीयत देने वाले की इच्छा पर तथा विरासत लेने वाले की इच्छा पर निर्भर होती है। वसीयत हमारी कोई है नहीं और विरासत तुम अपने आप ही संभाल चुकी हो। तो इस नाते हमने तुम्हें अपनी बीमा पॉलिसी का नॉमिनी बनाया है। हमारा आशीर्वाद समझकर पॉलिसी की इस छोटी सी रकम को तुम जहां जैसे चाहे खर्च करना। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। तुम्हारी माँ। इतने दिनों का दर्द किसी फोड़े सा फूटकर बह निकला। जी भरकर रो लेने के बाद उसका मन बिल्कुल हल्का हो चुका था। माँ के इस पत्र ने जैसे उसे सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर दी थी। अब उसे बस सुबह वकील साहब के आने का इंतजार था। दीदी, आप जो भी निर्णय लो, मुझे बस इतना कहना है कि माँ बाऊ जी की अंत्येष्टि से लेकर 13वीं तक आपके भैया ने अपने सारे फर्ज बखूबी निभाए हैं। पैसों की तंगी होते हुए भी उन्होंने हम सबकी इज्जत पर आंच ना आने दी और पानी की तरह पैसा बहाया है। भाभी ने इशारों में अपनी बातें अर्चना के आगे रख दी। ओ भाभी, तुम अभी तक नहीं समझ पाई माँ बाऊ जी के हृदय की पीड़ा को। उन्हें जीते जी हमसे थोड़ी सी देखभाल और अपनापन चाहिए था, ना कि मरने के बाद ये दिखावा। वैसे भी आपने ये सब माँ बाऊ जी के लिए नहीं, बल्कि समाज में अपनी साख बनाने के लिए किया है। सोचते हुए अर्चना का मन उदास हो चला। देखो अर्चना, जो करना बहुत सोच समझ कर। अपने बच्चे के भविष्य का सवाल है। नमन ने इससे अधिक बोलना जरूरी नहीं समझा। आखिर अर्चना उसकी पत्नी थी। वह जो भी फैसला लेगी, उसके पक्ष में ही होगा। उसे इस बात का पूरा विश्वास था। वकील साहब, माँ बाऊ जी के बीमा की सारी रकम 10 लाख रुपए मैं उस वृद्धाश्रम में दान करना चाहती हूँ, जहाँ हर तरफ से निराश होकर मैंने उनके रहने की व्यवस्था की थी। मुझे नहीं लगता कि इस राशि के लिए इससे उपयुक्त पात्र कोई और हो सकता है। अर्चना ने दृढ़ शब्दों में अपना निर्णय सबके सामने रख दिया, जिसे सुनते ही वकील साहब के अलावा हर किसी के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। अर्चना ने कोने में रखी माँ बाऊ जी की फोटो पर निगाह डाली। उनके चेहरे की निर्मल मुस्कान जैसे अपने मन की असीम शांति बयां कर रही थी और उसे सही निर्णय लेने पर बधाई दे रही थी।